नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि हमने अपने दिन के टारगेट लिखे हैं कि नहीं लिखे। पिछले 2-3 दिनों से आपकी क्लास नहीं हो रही थी। मैं किसी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते कहीं बाहर गया हुआ था। आज से फिर से आई ये क्लास आपकी सुचारू रूप से शुरू हो रही है। चलिए, और इसके साथ हमें क्या बताना है कि क्या हमने हमारे दिन के टारगेट लिख रखे हैं। किसी भी दिन की शुरुआत से पहले बार बार मेरे द्वारा आपको ये कहा गया है कि हमें उस दिन के टारगेट लिखने हैं, आवश्यक हैं, जरूरी हैं। टारगेट मतलब कि हमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, ये पहले से कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। एक छोटी सी पॉकेट डायरी आती है 5-10 रुपए में की, जिसमें पुराने जमाने में हम फोन नंबर लिखा करते थे, या फिर जो परिवार के लोग हैं वो फोन नंबर लिखने के लिए प्रयोग करते थे। वो एक डायरी ले लो जो कि जेब में रहे, और जेब के साथ साथ अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक व्हाइट पेज लेना, व्हाइट पेज के 4-5 टुकड़े करना, और उसके एक टुकड़े पर, एक हिस्से पर दिन के टारगेट कि आज के दिन हमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या कुछ समझना है। सामान्यतः जितने भी सिलेक्टेड विद्यार्थियों से हमारी बातचीत होती है, उनकी तैयारी में एक चीज हमें कॉमन दिखाई देती है। वो एक रणनीति के साथ तैयारी करते हैं, एक पैटर्न पर आधारित तैयारी करते हैं कि अगर आज उन्हें हिंदी पढ़नी है तो हिंदी में उन्हें क्या पढ़ना है ये उन्हें पता है। अगर आज उन्हें हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है ये उन्हें पता है। करंट अफेयर अगर आज वो पढ़ रहे हैं तो किस मंथ का पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसके किस टॉपिक पर चर्चा हो रही है ये उन्हें पता है, जो कि अच्छी भी बात है। ये मिनिमम 8 से 9 घंटे के टारगेट उनके हैं। अगर आपके हैं बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए मिनिमम 8 से 9 घंटे के। और उसके साथ जरूरी है सर अपना रिवीजन। रिवीजन किस तरीके से कि अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो इसका रिवीजन कब करेंगे? कल पढ़ेंगे क्या इसको, या शाम को ही इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। ना तो कल उसका रिवीजन करना होता है, ना ही शाम को उसका रिवीजन करना होता है, ना ही अगले दिन उसका रिवीजन करना होता है। सबसे गलत तरीका है। अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसका रिवीजन, यानी कल उसको भूल नहीं जाओगे आप, तो कल उसका रिवीजन नहीं करना है। हो सकता है तो उसका थोड़ा बहुत हिस्सा भूल जाओ जिसमें दिमाग का इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत अगले दिन, थोड़ा बहुत अगले दिन, थोड़ा बहुत अगले दिन, इस तरीके से दिमाग कार्य करता है, चीजों को भूल पाता है। तो हमें उसका रिवीजन करना है 7वें दिन, 14वें दिन, और हो पाए तो 21वें दिन। ठीक है। एक बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूं, अगर किसी को पढ़ने का शौक है ना तो वो पढ़ सकता है। बहुत अच्छी बुक है, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर जी की एक बुक है, बहुत प्यारी सी बुक है। या फिर अगर वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा बहुत रूबरू होना है, सूफीस वर्ल्ड, सूफी का संसार, बहुत प्यारी पुस्तक है। ठीक है। या फिर किसी को कुछ रोचक तथ्य पढ़ने हैं कि किसी विद्यार्थी जीवन पर केंद्रित हमें कोई पुस्तक पढ़नी है, 12th फेल खरीद लेना और पढ़ना, आनंद आएगा। पढ़ने का तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से वास्तव में पढ़ाई होती है, किन किन परिस्थितियों में रहकर पढ़ाई होती है। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है। राधे राधे के साथ आज जो चर्चा होगी ना, आज अशुद्धि वाले टॉपिक को ही थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएंगे। कल से शायद आपका संक्षेपण शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? संक्षेपण कल से हम स्टार्ट करवा देंगे। आज क्या है कि आज सर संक्षेपण करते समय, या फिर जब हम पल्लवन भी पढ़ेंगे, पल्लवन करते समय बहुत प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। चाहे हम अल्प विराम चिन्ह की बात करें, चाहे हम उप विराम चिन्ह की बात करें, चाहे हम अर्ध विराम चिन्ह की बात करें, चाहे पूर्ण विराम चिन्ह की बात करें, चाहे लाघव चिन्ह की बात करें, त्रुटि सूचक चिन्ह की बात करें, उसके साथ साथ उद्धरण चिन्ह की बात करें। ये इकेरा उद्धरण है, ये दोहरा उद्धरण है, ये कोष्टक है, ये भी एक तरीके का कोष्टक है। तो सर इन चिन्हों का प्रयोग कहां पर होगा, किन किन परिस्थितियों में होगा, और कहां पर इनके प्रयोग करने से बचना है, ये सारी की सारी बातें हमें सीखनी है, सारी की सारी बातें हमें जाननी है, समझनी है, देखनी है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलें। अब जरा देखिएगा, अगर आपने पहले अगर इन विराम चिन्हों को देखा होगा, जो कि देखा ही होगा, कभी ना कभी तो देखा होगा, पहले थोड़ी सी भूमिका इनके बारे में बनाते हैं कि विराम चिन्ह है क्या, फिर शुरू करते हैं। ठीक है ना, पहले भूमिका क्रिएट करते हैं कि ये है क्या विराम चिन्ह। तो जो भी बातें आपको यहां पर अच्छी लगे उनको आप नोट कर सकते हैं। अगर नोट नहीं करनी है तो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, यानी यही जो क्लास की पीडीएफ है ना, इसमें सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह
विराम चिन्ह से थोड़ा बहुत तो अर्थ हम समझ ही पा रहे होंगे कि सर विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है एक प्रकार के संकेत, यानी जो रुकने के संकेत होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, जो रुकने के लिए प्रयोग होंगे। अब सर रुकने के लिए कैसे और क्यों? क्योंकि सर जो हमारे वाक्य होते हैं वो अर्थपूर्ण हो जाए, भावपूर्ण हो जाए। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाओगे। जैसे देखिएगा एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, आप अगर मेरे घर आते हैं, मेरा घर वृंदावन में है, अगर आपका मन हुआ कि चलो घूमने चलते हैं या फिर दर्शन करने चलते हैं वृंदावन, तो आप घर आए और आपको आते देखकर जैसे ही आप गेट से अंदर आते हो तो मैंने आते ही कहा जाओ मत बैठो। मैंने क्या कहा? जाओ मत बैठो। मैंने ये कहा आपसे जाओ मत बैठो। क्या कहा मैंने? जाओ मत बैठो। ये 3 शब्द मैंने आपसे कहे। अब आप संकोच में हैं कि सर ने ये कहा क्या कि जाओ मत बैठो, या फिर सर ने ये कहा कि जाओ मत बैठो। क्या कहा सर ने? हम तो संकोच में पड़ गए कि सर ने क्या कहा, जाओ मत बैठो या जाओ मत बैठो, क्या कहा? ये बड़ी दिक्कत है। पहले वाले वाक्य का अर्थ क्या है कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, भगा रहा हूं कि अगर आप घर पर आते हैं तो यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां से जाइए कहीं पर और अपनी व्यवस्था देखिए। मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जाओ मत बैठो, यानी यहां पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, जाइए आप यहां से। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि जाओ मत, कि कहीं पर और जाने की आवश्यकता नहीं है, इसे अपना ही घर समझो, आओ आराम से बैठो यहां पर, मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोनों में ना बड़ा जमीन आसमान का अंतर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और विपरीत किस वजह से है सर? एक विराम चिन्ह की वजह से। एक विराम चिन्ह अर्थ का अनर्थ कर सकता है, यानी वाक्य को भावपूर्ण भी बना सकता है, उसके साथ साथ अर्थपूर्ण वाक्य को कर सकता है, उसके साथ साथ रोचक बना सकता है। ये विराम चिन्ह का कार्य है। पहले वाले वाक्य का अर्थ क्या है कि मैं नकारात्मक रूप में हूं और मैं आपको मना कर रहा हूं कि नहीं आना है। दूसरे वाले वाक्य का क्या है कि सर आदर सत्कार के लिए प्रयोग कर रहा हूं कि आइए यहीं पर बैठिए, यहीं पर अपना डेरा डालिए, ठीक है ना? अच्छी बात। सर जी सभी टॉपिक के क्वेश्चन पीडीएफ अपलोड, नोट्स पीडीएफ अपलोड करा दीजिए, पूजा जी कह रही हैं। प्रयास करते हैं। गुरुजी चरण स्पर्श नमस्कार जी। प्रियंका जी, निकिता जी हैं, सत्यम जी हैं और गुप्ता जी हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुरुजी आप एक बार उच्चारण कीजिए, ठीक है? मैंने वही तो कहा, जाओ मत बैठो, यानी इस जाओ के बाद क्या हो रहा है? जाओ के बाद एक हल्का सा विराम है, जाओ मत बैठो। इसका मतलब क्या है कि मैं अब आपको भगा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि जाओ मत, जाओ मत के बाद फिर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा, जाओ मत बैठो। इसका मतलब क्या है कि मैं आपका आदर सत्कार कर रहा हूं कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी? आगे चलते हैं। तो यही जो विराम चिन्ह है ना, एक आचार्य हुए हैं, उनको आचार्य कहना गलत होगा, एक व्याकरण हुए हैं जिनका नाम है गुरु कामता प्रसाद। एक व्याकरण हुए हैं जिनका नाम है गुरु कामता प्रसाद। क्या नाम है? गुरु कामता प्रसाद। नाम लिख लो, इनका नाम है गुरु कामता प्रसाद। अब गुरु कामता प्रसाद जी विराम चिन्हों के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी हिंदी के पास कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि हमारी हिंदी का खुद का कोई विराम चिन्ह नहीं है, हिंदी ने विराम चिन्ह ग्रहित किए हैं। और कहां से ग्रहित किए हैं? ग्रहित करने का क्या है कि हमने किसी और दूसरी भाषा से उधार लिए हैं, उनको अपनाया है, उनको स्वीकार किया है किसी दूसरी भाषा से। और वो कौन सी भाषा है? हिंदी ने विराम चिन्ह लिए हैं इंग्लिश भाषा से। किसने लिए हैं? इंग्लिश भाषा से। और जब इनसे संख्या पूछी गई कि हमने कितने विराम चिन्ह इंग्लिश से लिए हैं, तो ये बोले कि हमने 20 विराम चिन्ह इंग्लिश से लिए हैं। कितने लिए? 20। यानी हिंदी के पास कोई भी विराम चिन्ह नहीं है अपने। हमने विराम चिन्हों का जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश से ग्रहित किया है। कहां से किया है? इंग्लिश से। लेकिन जब इनके बारे में और पढ़ते हैं और इनकी व्याख्या होती है तो पता चलता है कि केवल 20 जो है वो इंग्लिश से नहीं आए हैं। इन 20 में से 19 तो हम मान सकते हैं कि इंग्लिश से आए हैं और एक को मान सकते हैं कि नहीं, एक नहीं आया है। ये एक आया है संस्कृत से। ये एक कहां से आया है? एक आया संस्कृत से। बहुत सारे व्याकरण जो है ना, इस पर भी अपने अलग अलग मत रखते हैं कि नहीं जी, ये जो 20 के 20 विराम चिन्ह है वो हिंदी के हैं, कुछ 18 मानते हैं, कुछ 17 मानते हैं। तो ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ एक बेसिक बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि हाँ ये जो एक है ना, ये मानते हैं कि संस्कृत से आया और इसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह।
कई बार अगर आपने कोई दोहा पढ़ा होगा, कोई चौपाई पढ़ी होगी जहां पर दोहा खत्म होता है, इसकी पहली पंक्ति के अंत में एक ऐसा चिन्ह देखा होगा, और जहां पर पूरी तरीके से खत्म होता है दोहा तो उसके अंत में दो ऐसी खड़ी पाई देखी होंगी, इसे कहा जाता है पूर्ण विराम, कि हाँ अब दोहा पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो इसको कहते हैं कि ये संस्कृत से डायरेक्ट हमने वहां पर प्रयोग किया है, हिंदी में प्रयोग किया है, संस्कृत से आया है, इंग्लिश से नहीं आया। इंग्लिश में इस पूर्ण विराम की जगह, यानी जहां पर वाक्य पूरी तरीके से खत्म होता है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में जहां वाक्य खत्म होता है वहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? फुल स्टॉप का। और वही हिंदी से कंपेयर करें, हिंदी में सर इसकी जगह पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, अगर हिंदी भाषा लिखते समय आप फुल स्टॉप का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सर्वाधिक गलत है। हिंदी में कोई फुल स्टॉप नहीं होता। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपने फुल स्टॉप का प्रयोग किया, बिल्कुल वाक्य गलत है, नहीं होता फुल स्टॉप का प्रयोग। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो 20 विराम चिन्ह है, हालांकि हम 20 को ही पढ़ेंगे क्योंकि 20 इंपोर्टेंट है, लेकिन इन 20 में से 5 विराम चिन्ह मुख्य हैं। कितने हैं? 5, जिन पर सर्वाधिक फोकस होगा, सर्वाधिक सवाल बनते हैं अशुद्धि को लेकर भी, और लेखन शैली में बहुत बार प्रयोग होते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो विराम चिन्ह है उसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह, जो कि किसी वाक्य के अंत में, वाक्य की समाप्ति पर आता है, जहां पर वाक्य के तार टूट जाते हैं, वाक्य अपनी अंतिम गति में होता है, पूर्ण विराम चिन्ह। एक तो ये है। दूसरा है सर जिसका नाम है अर्ध विराम चिन्ह। ये वाला पूर्ण विराम चिन्ह, ये वाला। एक है सर अल्प विराम चिन्ह, और सर्वाधिक ही इंपोर्टेंट है अल्प विराम चिन्ह। कौन सा? ये वाला अल्प विराम चिन्ह। एक है सर जिसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि एक तरीके के क्वेश्चन मार्क की तरह होता है और नीचे एक बिंदु होती है। ठीक है ना, अच्छी बात है। उसके साथ साथ जो 5वें नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर कौन सा आएगा? 5वें नंबर पर आ जाता है सर विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय, एक ऐसी खड़ी पाई जिसके नीचे एक बिंदु लगा होता है, इसे कहते हैं विस्मय बोधक। कोई अगर कहता है कि हिंदी में विराम चिन्ह कितने हैं, तो गुरु कामता प्रसाद जी जो हैं उनका मत सभी व्याकरण मानते हैं 20 हैं। इन 20 में से मुख्य कितने हैं? मुख्य 5। मुख्य कितने हैं? मुख्य केवल 5। एक है सर पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक। तो इन 5 को तो डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सभी के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत प्रदान ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जरा देखिएगा, ये हमारे 20 के 20 विराम चिन्ह है। ठीक है, ये हमारे 20 के 20 है, यानी इनमें से जो जो येलो हमने हाईलाइट किए हैं ना, ये थोड़े से मुख्य है। इनका प्रयोग ज्यादातर होता है समानता लेखन शैली में, और इनमें से भी एक सर पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक। ये जो ऊपर के लिखे गए हैं, ये ऊपर के जो 5 लिखे गए हैं सर्वाधिक इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुरुआत कर रहे हैं किससे? शुरुआत कर रहे हैं सर हम पहले वाले से, पूर्ण विराम चिन्ह से। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह। तो केवल समझते रहना है, सुनते रहना है, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट मैं आपका लूंगा। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक को छोड़कर, क्योंकि प्रश्नवाचक के अंत में तो क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक आएगा, विस्मयादि बोधक के अंत में सर एक विस्मय का भाव होगा, इनको छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी वाक्य जहां पर अपनी अंतिम गति प्रदान करेगा, जहां पर अंतिम स्थिति में होगा, जहां पर अपनी अंतिम सांसें लेगा, वहां पर इसका प्रयोग होगा। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, मुझे पता चला कि वाक्य यहीं पर खत्म हुआ, मैंने पूर्ण विराम चिन्ह के साथ इसका अंत किया। मैंने कहा वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया। जैसे हमारे कंप्यूटर जी किसी की सौंदर्यता पर मुग्ध हो गए, आज वो इनकी धर्म पत्नी है, तो क्या हुआ? तो ये क्या है? ये पूर्ण विराम चिन्ह है। वह छत से गिर गया, ये भी एक पूर्ण विराम चिन्ह है। वाक्य जैसे ही खत्म हुआ तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। लेकिन कई बार दोहों में, चौपाई में, छंदों में दोहरे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। मैंने कहा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, एक पूर्ण विराम चिन्ह। पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून, यानी ये पीछे छुपा बैठा है, मोती मानुष सून। सो सर यहां पर क्या है? दोहरे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग, याद रखिएगा, अंतिम छोर पर इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इसके बारे में एक और मुख्य प्रकार की जानकारी है कि ये जो हमारा विराम चिन्ह है ना, पूर्ण विराम चिन्ह, इसे विराम चिन्ह का पिता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिता। हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयोग होता है।
हिंदी भाषा में सर्वाधिक कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? यही पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग होता है। एक्स्ट्रा जानकारी है, संभाल कर रखिएगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है जी अपना अर्ध विराम चिन्ह और अल्प विराम चिन्ह। पहले तो देखिए ये अर्ध विराम चिन्ह है क्या, इस शब्द को समझिए। अर्ध शब्द का अर्थ होता है आधा, विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना, जहां पर आधे समय के लिए रुकना हो। पूर्ण विराम चिन्ह का अर्थ क्या है सर? जहां पर पूरी तरीके से रुकना हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। अर्ध विराम का अर्थ क्या होता है? जहां पर आधे समय के लिए रुकना होता है। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा थोड़े से अधिक रुकना हो, थोड़ी देर तक और रुकना हो, तब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए मैंने कहा फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। तो सामान्यतः हमारी आदत क्या है कि जैसे ही हमने है देखा तुरंत हम क्या प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि सर्वाधिक गलत है। ऐसा तो नहीं है कि सर है के बाद तुरंत पूर्ण विराम चिन्ह आएगा, नहीं, अभी वाक्य हमारा खत्म नहीं हुआ। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, जैसे ही मैंने है का प्रयोग किया, लेकिन आगे मुझे इसी से संबंधित कुछ बात कहनी है। श्रीनगर में सेब भी विशेष रूप से पाए जाते हैं। श्रीनगर में सेब भी विशेष रूप से पाए जाते हैं। यहां पर वाक्य खत्म हुआ, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? अब मैं पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करूंगा। यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह नहीं, लेकिन उससे कम समय के लिए हमें रुकना था, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। मैंने कहा कि मुझे बताइए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो आपने कहा कि वे सार्थक शब्द जो एक दूसरे के परस्पर पूरक होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। क्या कहते हैं? उन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। आपने ऐसा लिखा, कहा जाता है। अब जैसे ही आपने है लिखा तो तुरंत हमारी आदत क्या है कि सर उसे पर्यायवाची कहते हैं, तो हम एक पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके बाद लिखते हैं जैसे। क्या लिखते हैं उसके बाद? जैसे। और जैसे के साथ एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके हमने लिखा जल, और जल को सर हम पानी कह देते हैं, जल को सर नीर कह देते हैं, जल को अंबु, तोए, ये बहुत सारे शब्द हैं जल के पर्यायवाची। यानी हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्कुल गलत है। यहां पर हमने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। ध्यान दो यहां पर कि सर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? वाक्य के बिल्कुल अंत में, जहां पर वाक्य के बाद और कुछ भी नहीं लिखना होता, उससे संबंधित और कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन सर यहां पर हमने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया और इसी से संबंधित इसके एग्जाम्पल हमने यहां दिए कि जल के एग्जाम्पल ये हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस स्थिति में यहां पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा वो है जी हमारा कौन सा विराम चिन्ह? ये है जी हमारा अर्ध विराम चिन्ह। यहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? अर्ध विराम चिन्ह का। इंपोर्टेंट है। अब ये वाक्य बिल्कुल सही होगा, और जैसे ही हमने यहां पर लिखा कि नीर और उसके बाद हमने आदि शब्द का प्रयोग किया, तब यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह आएगा, ठीक है। वहां पर वाक्य खत्म हुआ है, यहां पर वाक्य खत्म नहीं हुआ, इसके बाद कुछ लिखना था। ये छोटी मोटी गलतियां करते हैं हम लिखते समय, जो कि नहीं होनी है। कल जब संक्षेपण प्रयोग करेंगे ना, तो वहां पर विराम चिन्हों का बहुत प्रयोग होगा, विराम चिन्हों का, ठीक है। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। उसके साथ सर हमने कहा कि ये जो हमारा है उसके बाद की जो स्थिति आती है वो आती है अल्प विराम चिन्ह की। किसी भी वाक्य में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में सर्वाधिक विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग होता है? पूर्ण विराम चिन्ह। और किसी वाक्य के अंतर्गत सर्वाधिक कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? अल्प विराम चिन्ह। वाक्य में सर्वाधिक आता है, और हिंदी भाषा में सर्वाधिक कौन सा प्रयोग होता है? वो होता है पूर्ण विराम चिन्ह। इसके बारे में समझिए। इसके मुश्किल से 9 से 10 नियम है, और 9 से 10 नियम इसके इंपोर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं कि सर एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और शब्द का हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल में लिखता हूं, होता है जैसे। जैसे मैंने कहा राम, श्याम, मोहन, सोहन और रमेश। घर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घर जा रहे हैं। और पहले इस वाक्य को समझिए। मैंने सर क्या किया? एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग किया। मैंने लिखा राम, श्याम, मोहन, सोहन, और हमने क्या देखा कि अंतिम शब्द, जो हमारा अंतिम शब्द है, उससे पहले और का प्रयोग होता है। ये हमारा अंतिम शब्द था रमेश। घर जा रहे हैं, इसके बाद और तो कोई नाम नहीं लिखा, ये अंतिम शब्द था। इस अंतिम शब्द से पहले अल्प विराम चिन्ह ना लगाकर और शब्द का प्रयोग करते हैं।
यहां पर अल्पविराम चिन्ह है कि राम, श्याम, मोहन, सोहन और रमेश घर जा रहे हैं। ये लिखने का बिल्कुल शुद्ध तरीका है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस और को भी हटाकर यहां पर क्या प्रयोग कर देते हैं, अल्पविराम चिन्ह, और उन्हें लगता है कि बिल्कुल सही है, जो कि परीक्षा के लिहाज से बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी वाक्य में सर्वाधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, सर्वाधिक होता है अल्पविराम चिन्ह का। यहां पर तो एक ही बार पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग 2 से 3 बार हो गया, ठीक है ना। वाक्य के मध्य सर्वाधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इसी का, और पूरी हिंदी भाषा में पूर्ण विराम चिन्ह का। मैंने कहा कि कहीं पर अगर हमें हा लिखना हो या फिर नहीं लिखना हो, इसके पश्चात क्या होता है, एक अल्पविराम चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। हाँ लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, या फिर अगर नहीं किसी भी वाक्य की शुरुआत कर रहा है, किसी भी वाक्य के प्रारंभ में नहीं आ रहा है, उसके बाद अल्पविराम चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अनिवार्य है यानी वाक्य गलत हो सकते हैं। और कहीं पर हाँ अगर किसी वाक्य से शुरुआत हो रही है या नहीं से शुरुआत हो रही है और वाक्य के बाद यानी उस नहीं के बाद अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, वाक्य को गलत कर देना कि वाक्य गलत है, वाक्य गलत है। उसके साथ कि सर वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए यानी जहां पर 2 उपवाक्य जोड़े जा रहे हो और जहां पर और का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो या फिर तो का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, वहां पर क्या होगा, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी कुछ एग्जाम्पल हम बताएंगे। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, इस वाक्य को जरा समझने का प्रयास करिएगा। एक वाक्य में लिखने का प्रयास करता हूं। एक वाक्य लिखा, मैंने लिखा मोहन घर गया, मोहन घर गया। यहां पर वास्तव में और शब्द आना चाहिए था कि और सो गया। मोहन घर गया और सो गया, सो गया। अब यहां पर वाक्य खत्म हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस स्थिति में और का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये 2 उपवाक्य हैं, एक ये उपवाक्य है, एक ये उपवाक्य है। मोहन घर गया और मोहन सो गया, दोनों अलग अलग वाक्य, दोनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और बीच में मैंने और हटा दिया। इस स्थिति में यहां पर हम एक अल्पविराम चिन्ह के साथ काम चला सकते हैं, जो कि 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। राज जी कह रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स वाले सर जी तो ऐसे ही लिखवाते हैं। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा। क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा शुद्ध तरीके से हमें लिखनी है, ठीक है ना। अच्छी बात है कि आप अब ये तरीके जानते हैं कि किस तरीके से लिखना होता है। आगे चलते हैं। हमने कहा कभी कभी संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा रवि तुम इधर आओ, रवि को संबोधित किया मैंने कि रवि इधर आओ, तो इस शब्द के बाद अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद से शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए, शब्द युग्मों के अंतर्गत अलगाव यानी एक तरीके का द्वंद्व दिखाने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। पाप और पुण्य, यहां पर एक अल्पविराम चिन्ह है। सच और झूठ, एक अल्पविराम चिन्ह है। कल और आज, ये क्या है, अब यहां पर वाक्य पूरा खत्म हुआ, एक पूर्ण विराम चिन्ह है। यानी ये एक तरीके के अलगाव दिखाने के लिए प्रयोग हुआ है, एक तरीके का युद्ध यानी एक तरीके से अलग होने का भाव कि क्या है सर, पाप और पुण्य है। उसके बाद हमने किसका प्रयोग किया, अल्पविराम चिन्ह का। सच और झूठ है, अल्पविराम चिन्ह का। कल और आज है, यहां पर वाक्य खत्म, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है। पत्र में अभिवादन और समापन में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा पूज्य पिताजी, सर मैं अभिवादन कर रहा हूं, पूरे पिताजी। भवदीय शब्द जब हम पत्र लेखन में प्रयोग करते हैं ना, अपने लिए हस्ताक्षर करने के लिए, अपना नाम लिखा, अपने हस्ताक्षर लिखे, तो वहां पर भवदीय शब्द का प्रयोग होता है खुद के लिए। भवदीय शब्द लिखने के बाद, मान्यवर शब्द लिखने के बाद, कई बार दिनांक और तिथियों में भी इसका प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी इनके बाद भी किसका प्रयोग होता है, अल्पविराम चिन्ह का। जैसे महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख को देखकर तप प्रारंभ किया। यानी सर ये क्या है, एक प्रकार का क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता हम बता रहे हैं। यहां पर तो सर महात्मा बुद्ध को संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करने के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्पविराम चिन्ह का। तो यहां पर तो संबोधित करते हुए एक विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, यहां पर सर क्रिया विशेषण के रूप में इस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। आगे चले, एक और सवाल ये देखिए। मैंने कहा कई बार क्या होता है कि किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चयबोधक अव्ययों से पूर्व अल्पविराम चिन्ह लगाना अनिवार्य है। सर्वाधिक गलतियां इसी से संबंधित होती हैं अल्पविराम चिन्ह में।
कि हमने किसका प्रयोग किया, किंतु का, परंतु का, क्योंकि का, इसलिए का, इससे पहले अल्पविराम चिन्ह लगा होना अनिवार्य है। जैसे मैंने लिखा आज मैं बहुत थक गया हूं इसलिए विश्राम करना चाहता हूं, जैसे ही इसलिए लिखा, इसलिए से पहले क्या होगा, एक अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। मैंने बहुत परिश्रम किया परंतु फल नहीं मिला, परंतु से पहले किस चिन्ह का प्रयोग होगा, अल्पविराम चिन्ह का, जो कि अनिवार्य है, जो कि अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से लगाना है। किसी भी वाक्य में नहीं है तो वाक्य अशुद्धि है। किस प्रकार की अशुद्धि, विराम चिन्ह संबंधित। तारीख तथा महीने के नाम लिखने के बाद तथा सन संवत से पहले अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए कई बार जो होता है ना, हम तिथि लिखते हैं और तिथि गलत तरीके से लिख देते हैं। दिनांक का हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दिनांक का। याद रखिएगा जैसे आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, आज 24 तारीख है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं कि 24/07 सन 2024। पत्र लेखन में बहुत सारे विद्यार्थी इस तरीके की तारीख का प्रयोग करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरीके से तारीख कभी नहीं लिखी जाती। कुछ विद्यार्थी ऐसे प्रयोग करते हैं कि 24/7/2024। ये भी तारीख लिखने का एकदम से गलत तरीका है, ऐसे भी तारीख नहीं लिखी जाती। तारीख लिखने का जो शुद्ध तरीका है वो क्या है, आज जो दिन है वो तो लिखा जाएगा सर अंकों में 24, महीने का नाम शब्दों में जुलाई, और महीने के नाम लिखने के बाद अनिवार्य है एक अल्पविराम चिन्ह लगाना, अनिवार्य है। महीने के नाम शब्दों में लिखने के बाद अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है और उसके बाद सन का उल्लेख होता है। यह पत्र लेखन में दिनांक लिखने का एकदम से शुद्ध तरीका है। कहीं पर भी अगर निबंध लिखकर आने हैं ना, निबंध या फिर कहीं पर भी किसी भी परीक्षा में तिथि लिखकर आनी है, तिथि को लिखने का प्रारूप ये रखना, यानी ये तरीका रखना, जो हमारा दिनांक है वो क्या हो जाएगा, वो तो अंकों में होगा। उसके बाद सर महीने का नाम शब्दों में, उसके बाद अल्पविराम चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह के बाद सन का उल्लेख होता है और सन पूरी लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि केवल 24 लिखकर चले आए, बिल्कुल गलत। यानी अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, महीने के नाम के बाद, याद रखिएगा, ठीक है ना, महीने के नाम। जैसे मैंने लिखा 2 अक्टूबर सन 1869, मैंने कहा अक्टूबर के बाद क्या लिखा है, एक अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो कि अनिवार्य है। जो दिनांक है वो तो किस में लिखी जाती है, अंकों में, महीने का नाम शब्दों में, उसके बाद सन का उल्लेख, ठीक है। आगे चलते हैं। उद्धरण से पूर्व अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण से पूर्व, उद्धरण मतलब जहां पर सर किसी के द्वारा कही गई बात अगर कही जा रही है, ये उद्धरण चिन्ह, पहले इसको समझने का प्रयास करिए। ये है इकेरा उद्धरण चिन्ह, जो कि किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग होता है या फिर उपनाम लिखने के लिए प्रयोग होता है। एक ये है सर दोहरा उद्धरण चिन्ह, जो कि किसी के द्वारा कही गई बात को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उनके द्वारा कुछ कहा गया। किसी के द्वारा कही गई कोई भी बात किस विराम चिन्ह में लिखी जाती है, दोहरे उद्धरण चिन्ह में। गलती हम क्या करके आते हैं कि किसी ने कुछ कहा, जैसे तुलसीदास जी की कुछ पंक्ति हैं, उन्होंने कुछ कहा तो हम उनको इकेरा उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करके चले आए, जो कि बिल्कुल गलत है। दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयोग होती है किसी के द्वारा कही गई बात। इकेरा उद्धरण चिन्ह में क्या होगा कि किसी नाटक, किसी शीर्षक, किसी पत्र पत्रिका के नाम या फिर किसी शब्द पर अगर बल देना हो या फिर किसी का उपनाम लिखना हो। जैसे मानकर चलिए मेरा नाम है जितेंद्र सोनी, तो घर पर मेरी माता जी को एक गिलास पानी चाहिए, तो क्या वो मुझसे ये कहेंगे कि अरे जितेंद्र सोनी एक गिलास पानी ला कर दे? कभी नहीं कहेंगी। वो कहेंगी कि अरे जीतू एक गिलास पानी लेकर आ। इकेरे उद्धरण चिन्ह में उपनाम का प्रयोग होता है। वास्तव में ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरा उपनाम है, यानी मेरे नाम के सर्वाधिक समीप है। उपनाम किस में लिखे जाते हैं, इकेरा उद्धरण चिन्ह में। याद रखिएगा, किसी शब्द पर बल देना हो कि उसे संज्ञा कहते हैं। मैंने संज्ञा की परिभाषा पूछी और आपने कहा कि जो भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं, तो आपको इस नाम शब्द पर बल देना है, इकेरा उद्धरण चिन्ह में प्रयोग कर दो कि जितने भी नाम है सभी संज्ञा है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके साथ उपनाम के लिए और किसी के द्वारा कही गई बात, जैसे जब भी हम निबंध लेखन पढ़ेंगे, निबंध में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने विमुद्रीकरण पर आपसे एक निबंध पूछा, मैंने कहा नोटबंदी पर एक निबंध मुझे लिखिए 600 शब्दों में। तो आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अगर वहां पर लिखना है ना, एज इट इज प्रयोग करना है दोहरे उद्धरण चिन्ह में। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर वाले दिन टीवी पर आकर क्या कहा था कि भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो अगर आपको इस कथन का प्रयोग करना है अपने निबंध में कि वास्तव में उस समय क्या कहा गया था,
तो उसको हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करेंगे इस वाले में। और दोहरे उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यही ये पंक्ति कह रही है कि सर उद्धरण से पूर्व अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने कहा नेताजी, नेताजी ने कहा, किसी के द्वारा कही गई बात दोहरे उद्धरण चिन्ह में शुरू होती है और दोहरे में ही खत्म होती है। नेताजी ने क्या कहा, दिल्ली चलो, उनके द्वारा कही गई बात आई, इससे पहले एक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। याद रखिएगा किस चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम चिन्ह का। अल्प विराम चिन्ह ही अकेला नहीं है जो यहां पर आ सकता है, इसके साथ साथ निर्देशक चिन्ह भी आ सकता है। उसने कहा एक बड़ा सा कि हाँ, फिर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। उसने कहा, थोड़े समय के लिए रुके, फिर यहां से उनके द्वारा कही गई बात दोहरे उद्धरण चिन्ह में शुरू हो गई। किसी के द्वारा कही गई बात दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयोग होती है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके साथ आगे चलो, इसका एक और नियम है, एक दो और नियम है। हम ये जानते हैं कि सर अंक लिखते समय हम इसका प्रयोग करते हैं, अंकों वाले स्थिति में और शब्द का प्रयोग नहीं होता। जो आखिर का अंक है इससे पहले और का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, गलती नहीं करनी है कि और 100 कर दो, जैसे हमने रमेश, महेश और सुरेश किया था, अंक में ये स्थिति नहीं होती। उसके साथ साथ एक ही शब्द वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भागो भागो, आग लग गई, जब शब्दों की आवृत्ति होती है उसके बाद किस चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्पविराम चिन्ह का। मैंने कहा लड़ाई तो घर घर की कहानी है, लड़ाई तो घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। अब ये शुद्ध हुआ है, लड़ाई तो घर घर की कहानी है। यहां पर घर घर के बीच में एक योजक चिन्ह है, इसको आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद सर एक अल्पविराम चिन्ह है। शब्दों की आवृत्ति हुई और इसके बाद किस चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्पविराम चिन्ह का। छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो कि जिनको हम करने से बच सकते हैं अपनी परीक्षा में। कल जब संक्षेपण पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बोलूंगा और आपको तुरंत नोट करना है। नोट करते हुए कोशिश करना कि वहां पर विराम चिन्ह संबंधी गलतियां ना हो। अल्प विराम चिन्ह से किसी का कोई सवाल, वरना हम आगे चलें। अल्प विराम से किसी का और कोई सवाल, चाहे अल्प विराम से कोई सवाल हो तुरंत क्लियर करिए, पूर्ण विराम से हो तुरंत पूछिए, या फिर अर्ध विराम से हो तुरंत पूछिए, तुरंत पूछिए फटाफट से। इनसे कोई सवाल है फटाफट से क्लियर करिए, वरना हम चलते हैं अगले वाले विराम चिन्ह पर। फटाफट से पूछिए। प्रियंका जी कोई सवाल, अदिल जी कोई सवाल? नो सर, कोई भी सवाल नहीं है। मतलब सब कुछ समझ में आ गया आपको? ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सवाल ना हो। ये कहिए कि सर पूछना नहीं चाह रहे, ये कहिए कि पूछना नहीं चाह रहे, ठीक है ना। हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए जी आगे चलते हैं। देखिए अगर कोई मन में सवाल है ना, उसको लेकर आगे नहीं चलना है, पूछ लेना है कि सर ये वाला नियम समझ में नहीं आया, या फिर इसकी जगह इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं क्या। क्रिस्टल के लिए अंजू जी कह रही है कि गुरुजी क्रिस्टल एंड क्लियर। गुरुजी अर्धविराम चिन्ह एक बार और, अर्धविराम चिन्ह एक बार और। रुकिए अभी आते हैं अर्धविराम चिन्ह पर भी। मैंने आपसे कहा कि मुझे काव्य बताइए, काव्य किसे कहते हैं, काव्य बताइए कि काव्य की परिभाषा क्या है, किसे कहा जाता है काव्य। तो आप मुझसे कहेंगे कि सर काव्य क्या है। अगर हमारे हृदय के मन के भावों को अगर मैं लिख दूं कहीं पर, वो भी एक प्रकार का काव्य है, उसे भी काव्य कहा जाएगा। कि मन की बातों को लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो वही काव्य है, उसे काव्य कहते हैं। आपने क्या, उसे काव्य कहते हैं, कहते हैं, इसका प्रयोग किया। जैसे ही है देखा तो तुरंत हमारी गाड़ी चलती है कि सर हम यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और अंत में बता देंगे कि जैसे जैसे दृश्य काव्य है, जैसे महाकाव्य है, जैसे श्रव्य काव्य है, ये भी काव्य है। तो अगर आप इस वाली लाइन को आगे सुचारू तरीके से लिख रहे हैं तो यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों होगा, कि जो भी आप आगे लिख रहे हैं उसका संबंध है तो इसी से। अगर इसी से है तो यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वाक्य के खत्म होने पर आता है, वाक्य तो खत्म नहीं हुआ है, हम तो आगे एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्थिति में हमेशा यहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग। याद रखिएगा, गलती नहीं करनी है, हमेशा है के बाद पूर्ण विराम चिन्ह नहीं आता है लिखा, उसके साथ जैसे, जैसे के बाद एक निर्देशक चिन्ह, फिर सर हम लिख देंगे दृश्य काव्य है, श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य दो प्रकार से होता है, गद्य और पद्य, ठीक है ना।
अच्छी बात है। इसमें एक इस वाले नियम को जरूर याद रखना, इस वाले नियम को, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है। किंतु परंतु क्योंकि इसलिए इससे पहले हमेशा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अगले वाले विराम चिन्ह पर आते हैं। एक और विराम चिन्ह है जो कि सर प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक के बारे में तो क्या होगा कि सर जहां से प्रश्न पूछने का भाव होगा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। जहां पर प्रश्न पूछने का भाव होगा प्रश्नवाचक, हमेशा अंत में प्रयोग होता है। कहां प्रयोग होता है? हमेशा अंत में सर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके बारे में और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक है सर विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या होगा कि सर जहां से विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा इत्यादि भाव जहां पर प्रदर्शित होंगे वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह। मैंने कहा वाह आप यहां कैसे पधारे, वाह आप यहां कैसे पधारे। जैसे ही मैं आश्चर्यचकित हूं तो मैंने वाह के बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। आगे चलकर मैं सवाल पूछ रहा हूं तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। मैंने कहा हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। हाय यानी मुझे अब दुख है, तो यानी यहां पर मैं उस भाव को प्रदर्शित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूं। यहां पर वाक्य पूरी तरीके से खत्म हुआ है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। आगे चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो है दो प्रकार का होता है, इकेरा और दोहरा। हम सीख चुके हैं इसको। जहां पर भी किसी शब्द पर, जहां पर किसी का उपनाम लिखना हो, मैंने कहा सूर्यकांत त्रिपाठी, उनका उपनाम है निराला। उन्हें क्या कहते हैं? निराला। तो जो भी उपनाम लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाएंगे? इकेरा उद्धरण चिन्ह में, याद रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें हरियोध कहते हैं। उपनाम किस में लिखे जाते हैं? इकेरा उद्धरण चिन्ह में। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं जहां पर किसी व्यक्ति का और दूसरा नाम है उसको इकेरा उद्धरण चिन्ह में लिखिएगा। उसके साथ सर किसी लेखक की रचना में मानकर चलिए किसी शब्द पर बल देना हो, सीधा सीधा ये मानकर चलना कि किसी पत्र का या फिर किसी शब्द के ऊपर बल देना हो। मैंने कहा जयशंकर प्रसाद ने मुझे इस शब्द पर बल दे देना है, ताकि जो पाठक है, जो हमारा परीक्षक है, वो इस शब्द पर ध्यान केंद्रित करे कि हम इस शब्द पर बल दे रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? कामायनी, और इस शब्द पर बल देना है तो मैंने क्या प्रयोग कर दिया? इकेरा उद्धरण चिन्ह। अच्छी बात है। आगे चलते हैं। उसके साथ साथ वाक्य में जब शब्द पर विशेष बल देना हो, बात वही है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। तो इस शब्द पर मुझे एक्स्ट्रा बल देने की आवश्यकता है तो मैंने इसको इकेरा उद्धरण चिन्ह में बंद किया। एक इसका जुड़वा भाई है जिसे कहा जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। और दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज लिखने के लिए प्रयोग होता है। तुलसीदास ने कहा था। अब देखिए मैंने क्या कहा, इस उद्धरण चिन्ह से पहले दो विराम चिन्ह प्रयोग हो सकते हैं। एक तो इससे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। अल्प विराम चिन्ह प्रयोग नहीं हो रहा तो उसके बाद एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं कि जो उसने कहा वो ये रहा, जो उसने कहा वह ये है, और उनके द्वारा कही गई बात एज इट इज लिखी जा रही है जो कि दोहरा उद्धरण चिन्ह में है, जो कि दोहरा उद्धरण चिन्ह में। इसको बनाते कैसे हैं? पहले तो 6 का सा चिन्ह होता है ऐसे, फिर 9 का सा चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है। ये इसको ऐसे बनाते हैं, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज। परीक्षाओं में गलती क्या क्या होती है हम समझ ही नहीं पाएंगे कि गलती है कि नहीं है, जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। किसी के द्वारा कही गई बात को वह इकेरा उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करके देगा, यहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह होगा ही नहीं, एक ही चिन्ह होगा। और समझ नहीं पाते हैं कि सर किस प्रकार की गलती है, वास्तव में गलती है और किस प्रकार की है? विराम चिन्ह संबंधी गलती है जो कि बहुत चालाकी से करी गई है। वाक्य गलत होगा, विराम चिन्ह संबंधी गलती होगी, किसी के द्वारा कही गई बात दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयोग होती है, दोहरा उद्धरण चिन्ह आएगा। आगे चलिए। इसके साथ सर एक और चिन्ह है जिसका नाम है योजक चिन्ह। यहां से भी कई बार सवाल आते हैं। पहले तो इसके बारे में समझिए कि योजक चिन्ह है क्या, कहां पर प्रयोग होता है, फिर आगे चलेंगे। योजक चिन्ह मैंने लिखा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसका संकेत होता है ऐसे, एक छोटा सा चिन्ह होता है ऐसे, जो बीच में है ना, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। इसका एक बड़ा भाई भी और है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। और यह प्रयोग होता है सामान्यतः जैसे के बाद, कि मैंने कहा जैसे, अगर आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने कहा उसने कहा, और उसने क्या कहा, उसके बाद ये चिन्ह का प्रयोग होता है। इन दोनों में बड़ी ही कंफ्यूजन होती है। छोटा वाला क्या है? योजक, और बड़ा वाला क्या है? निर्देशक। अगर हमने यहां पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया है ना, यहां पर हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है, ये है निर्देशक चिन्ह, कि उसने कहा, उसने कहा, और जो कहा वो यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। इसे कहते हैं
अब हम किसकी बात करें, इसकी, तो इस बड़े वाले का कोई काम नहीं। यानी छोटे वाले के चक्कर में बड़े वाले को मत समझना है और बड़े वाले को प्रयोग करके नहीं आना है। सर जी प्लीज समस्या का समाधान करें। एक मुकुल शर्मा जी हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर जी समस्या का समाधान करें प्लीज गुरुजी, मेरी क्लास बहुत सारी पेपर की वजह से छूट गई है, मुझे सब्जेक्ट की क्लास नहीं ली है, बहुत मुझे टेंशन हो रही है, कृपया निर्माण करें। तो इसके बारे में ना अंत में बात करेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, बाद में बात करेंगे, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का जो प्रयोग होता है सर, ये शब्दों की आवृत्ति के बीच में प्रयोग होता है, जहां पर शब्द आवृत होंगे, आवृत होंगे। जैसे मैंने कहा लड़ाई तो घर घर की कहानी है, जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है उसके बीच में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तुम 5-5 रसगुल्ले खा गए, तुम 5-5 रसगुल्ले खा गए, इस तरीके से। तो जहां पर शब्द आवृत होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह आना अनिवार्य है। कई बार क्या होगा कि सर तुलना करने वाले शब्दों के बीच में इसका प्रयोग होगा। बहुत सारे वाक्य ऐसे होंगे जहां पर हम कौन सा, कौन सी, कौन से लिखते हैं ना, जहां पर तुलना करते हैं कि कौन सा, कौन सी, कौन से, इस तरीके के शब्द लिखते हैं, तुलना करते हैं कि कौन सा, कौन सी, कौन से। याद रखिएगा कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसके बीच में योजक चिन्ह आना अनिवार्य है, अनिवार्य, जरूरी है। यानी इसको अगर प्रयोग नहीं किया तो वाक्य गलत है। कैसा है वाक्य? बिल्कुल गलत है। जहां पर सर विलोम शब्द लिखने हैं, विलोम शब्द यानी मैंने लिखा राजा, राजा का विलोम शब्द क्या होगा? राजा का विलोम शब्द क्या होगा सर? राजा का विलोम शब्द होगा रंक, और रंक मैंने यहां लिखा, वो एक योजक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। मैंने कहा दिन का विलोम शब्द क्या होगा? आपने कहा कि सर दिन का विलोम शब्द रात होगा, वो योजक चिन्ह के साथ प्रयोग होता है। किसके साथ? योजक चिन्ह के साथ। संधि का विलोम शब्द क्या होगा? विच्छेद होगा। समास का क्या होगा? व्यास होगा, योजक चिन्ह के साथ। जैसे मैंने लिखा संधि, क्या लिखा मैंने? संधि। संधि का विलोम शब्द विच्छेद। संधि और विच्छेद दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है ना, अच्छी बात है। उसके साथ इस चिन्ह का प्रयोग कहां होता है कि सर शब्द युग्म में इसका प्रयोग होता है। शब्द युग्म में, शब्द युग्म यानी जोड़े वाले शब्दों में इसका प्रयोग होगा। मैंने कहा रुपया, उसके साथ पैसा, तो बीच में किस चिन्ह का प्रयोग? योजक। मैंने कहा तरणी, इसका अर्थ है सूर्य, और मैंने कहा तरणी, इसका अर्थ है नाव। मैंने कहा राजा, राजा के साथ रानी, यानी जोड़े वाले शब्दों में इसका प्रयोग होता है, शब्द युग्म में इसका प्रयोग होता है। सबसे जरूरी बात क्या है? एक तो है सर शब्दों की आवृत्ति में, और एक कौन सा, कौन सी में सर्वाधिक गलती होती है। जब शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर इस चिन्ह का हम प्रयोग नहीं करते हैं, और एक कौन सा, कौन सी जब लिखते हैं वहां पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि अनिवार्य है प्रयोग करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, मैंने कहा कि सर समासिक पदों तथा पुनरुक्ति और शब्द युग्म शब्दों के मध्य इसका प्रयोग होता है। जहां पर मैंने कहा जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति, इन सभी शब्दों के बीच में इसका प्रयोग होगा, जो जोड़े में प्रयोग होते हैं, ठीक है। शब्दों की आवृत्ति के बीच में तो हमने पढ़ ही लिया है। तुलनात्मक, जैसे सा, सी, से पहले इस चिन्ह का प्रयोग होता है। हमने प्रयोग किया चांद सा चेहरा, तो सर जैसे ही मैंने सा का प्रयोग किया, सा से पहले किस चिन्ह का प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का। मैंने कहा फूल सी मुस्कान, क्या कहा मैंने? फूल सी मुस्कान। जैसे ही सी का प्रयोग किया उससे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसी के अंतर्गत आते हैं सर हमारे कौन सा, इसी के अंतर्गत आता है कौन सा, इसी के अंतर्गत आती है कौन सी, कौन सी, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं जिनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ द्विरुक्ति, यानी जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती हो। मैंने कहा कभी कभी, कभी कभी, और सर आवृत्ति वाले शब्द के अंत में तो अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते ही है, पहले पढ़ चुके हैं। खाते खाते, ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं, अनिवार्य है। आगे चलिए, आगे चलिए। एक ऐसा निर्देशक चिन्ह जो इसका बड़ा भाई है, ये तो सर निर्देश देने के लिए प्रयोग होता है। जैसे कई बार अगर आप कोई नाटक पढ़ रहे हैं, कोई कहावत पढ़ रहे हैं, कहावत पढ़ते समय क्या होगा, कई बार जैसे आपने कोई उपन्यास पढ़ा, जैसे आपने गोदान पढ़ी, गोदान में मैंने कहा होरी, गोदान का पात्र है होरी, तो होरी के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, तो अगर उसके द्वारा कुछ कहा जाएगा तो मैं एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दूंगा, होरी। अब होरी कुछ बात कह रहा है, उसकी पत्नी का नाम है धनिया,
क्या नाम है, धनिया। अब धनिया कुछ कह रही है, धनिया कुछ कह रही है, तो उसके आगे एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया, उसके द्वारा कही गई बात यहां पर आ गई। यानी जहां पर नाटक संवाद जो होते हैं ना, जो पात्र होते हैं, पात्र कुछ कहते हैं तो उसके बाद उसका नाम लिखा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा रमेश, संवादों को लिखने के लिए रमेश कुछ कह रहा है, तो तुम कहां रहते हो। फिर मोहन कह रहा है कि मैं नेहरू नगर में रहता हूं, नाटक संवादों में इसका प्रयोग हो सकता है। कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि गांधी जी ने कहा, इसके बाद इसका चिन्ह प्रयोग हो गया। महेश ने लिखा, क्या लिखा जी, उसके बाद प्रयोग हो गया। हाँ जी, धनिया। गुरुजी बिहारी वाणी है, हम बिहार से हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा, धनिया नाम को सुनकर हंसी आ रही है, धनिया पात्र है, ठीक है ना, होरी की पत्नी है, होरी की पत्नी है धनिया। किस किस ने गोदान पढ़ी है, हाथ खड़ा करो। किस किस ने गोदान पढ़ी है, पढ़ी है गोदान, गोदान उपन्यास किस किस ने पढ़ा है। वहां पर मुंशी प्रेमचंद्र जी एक पात्र का उल्लेख करते हैं, बहुत ही प्यारा उपन्यास है, पढ़ना जरा आनंद आएगा। उस व्यक्ति का नाम है होरी, और होरी की जो धर्म पत्नी है उसका नाम है धनिया। होरी का एक बेटा है जिसका नाम है गोबर, क्या नाम है उसका, गोबर नाम है उसका, गोबर। गोबर की पत्नी है झुनिया, झुनिया, ठीक है ना। पढ़ी है ना, तो आप रिलेट कर पाएंगे इससे। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ना, नहीं पढ़ी है तो पढ़ना, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। अगर पढ़ने का समय नहीं है तो आजकल ना इसकी ऑडियो अवेलेबल है, थोड़ा बहुत सर्च करना, मिल जाएगी। कानों में ईयरफोन लगाना, सुन लेना इस बुक की पूरी ऑडियो, आनंद आएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद सर उसके बाद एक है जिसका प्रयोग हमें, देखिए इसका प्रयोग परीक्षा में तो नहीं हो सकता, परीक्षा में यानी इससे कोई सवाल बहुत कम बनते हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार क्या हो रहा है कि सर हमने कोई वाक्य लिखा और वाक्य को लिखते समय हमने कोई गलती कर दी, यानी कोई शब्द छूट गया। भाई मानव है, मानवीय गलतियां हो गई, मानवीय भूलों को सुधारने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, हंस पद का प्रयोग होता है, इसे त्रुटि पूरक चिन्ह कहते हैं। मान के चलिए मुझे यहां पर राम शब्द का प्रयोग करना था और मैं प्रयोग करना भूल गया, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक हंस पद का प्रयोग करूंगा, एक हंस पद लिखूंगा और उसके ऊपर लिख दूंगा राम, कि यहां पर एक राम शब्द आएगा। कई बार क्या होता है कि चीजों को काटने से बेहतर है कि आप विराम चिन्ह का प्रयोग करके आए। मैंने एक वाक्य लिखा कि राम खाता है, राम खाता है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि सर राम खाता है, ये तो ठीक है, लेकिन हमें प्रयोग करना था कि राम आम खाता है। राम क्या खाता है, राम आम खाता है, तो सर हम आम लिखना भूल गए। तो इस गलती को सुधारने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि सर आप इसको काट कर आए, इसको काट कर आए, फिर से लिखें कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। एक तो यह है तरीका, राम आम खाता है। दूसरा तरीका यह है कि सर हम इसी वाक्य को सुधार सकते हैं। यहां पर एक हंस पद का प्रयोग किया और मैंने यहां लिख दिया आम, राम आम खाता है। अगर आपके सामने दो विकल्प हैं कि आपको काटकर दूसरा वाक्य लिखना है या फिर आप यहीं पर एक हंस पद का प्रयोग करें और यहीं पर आम लिख दें, सामान्यतः जो प्रधानता पर होता है ना वो ये होता है हमेशा हंस पद का प्रयोग करना। इसको काटकर दोबारा लिखने से एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है हमारी परीक्षा में, और वो नेगेटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं अंकों पर प्रभाव डालता है। और अगर आप जानबूझकर यहां पर कुछ भूल गए हैं मानवीय गलतियों के कारण, तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। आपने यहां पर एक हंस पद का प्रयोग किया और ऊपर एक शब्द लिख दिया। अगर एग्जामिनर की निगाह इस चीज पर पड़ गई तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा कि हाँ, कि इसको विराम चिन्हों के बारे में पता है, इसने ऐसे काटने की बजाय इसको ऊपर प्रयोग कर दिया है कि यहां पर एक शब्द छूट गया है। काटना सॉल्यूशन नहीं है, काटकर जितना कम लिख पाओ उतना अच्छी बात है। कहीं पर शब्द कोई छूट गया है, ऐसे चिन्ह का प्रयोग करो, ऊपर लिख दो, अच्छा प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। एक चिन्ह है सर जिसे कहा जाता है लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। जैसे किसी ने बीए किया होगा, किसी ने बीएससी किया होगा, तो सर शब्द को छोटा करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर आपने बीए किया है तो बीए का मतलब क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स को पूरा लिखने की बजाय मैंने बी लिखा, शब्द को छोटा कर दिया, बैचलर, इसके पीछे एक लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स को छोटा कर दिया, बीए हो गया। किसी ने बैचलर ऑफ साइंस किया है तो सर बैचलर ऑफ साइंस को छोटा कर दिया। मैंने कई बार देखा होगा, जैसे आपने कहीं पर डॉक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है,
लेकिन कई कई बार डॉक्टर आपने ऐसे लिखे हुए देखा होगा कि डॉक्टर XYZ, डॉक्टर XYZ। तो इस डॉक्टर शब्द को छोटा कर दिया इसके सहायता से। ये संक्षेपण में प्रयोग होगा, जहां पर कुछ शब्दों को हम इस चिन्ह की सहायता से छोटा करेंगे, इस चिन्ह की सहायता से, लाघव चिन्ह की सहायता से। मैंने कहा कि अगर आपने उत्तर प्रदेश लिखा है, उत्तर प्रदेश, तो आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पर आपने मध्य प्रदेश लिखा है तो समय की बचत के लिए आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। या फिर सर ये इंग्लिश भाषा से लिया गया है, यानी कुछ लोग ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं, MP। अच्छा हाँ, एक सवाल है, मुझे बताइए MP कौन सा सही है। जैसे मैंने लिखा UP, क्या ये सही लिखा है। मैंने लिखा MP, क्या ये सही लिखा है, क्या ये सही लिखा है। UP MP, क्या ये सही है। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या अगर ये UP लिखा गया है, क्या ये सही है। UP का मतलब है उत्तर प्रदेश और MP का मतलब है मध्य प्रदेश। सही लिखे हैं हमने, सही लिखे हैं। अरे सोचो, नहीं लिखे तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। शुद्ध रूप बताइए। अगर जो जो कह रहे हैं कि सर ये बिल्कुल सही है तो अच्छी बात है, और जो कह रहे हैं गलत है तो गलत है, तो इसका शुद्ध रूप बताइए। देखिए वास्तव में ये गलत है, वास्तव में ये गलत लिखे गए हैं। इसको शुद्ध करने का तरीका क्या है। हम जानते हैं कि सर एक लाघव चिन्ह होता है जो कि छोटी सी शून्य के समान दिखता है, इसकी सहायता से हम शब्द को छोटा कर सकते हैं। यूपी को शुद्ध लिखने का तरीका क्या है कि सर हमने उत्तर को छोटा कर दिया, उत्तर ये रहा। भाई प्रदेश को भी तो भी छोटा करना है, प्रदेश को छोटा करने के बाद भी लाघव चिन्ह का प्रयोग होगा। अब यूपी सही है, अब यूपी ठीक लिखा है। मैंने कहा मध्य प्रदेश, मध्य को तो हमने छोटा कर दिया एम के साथ, प्रदेश को सारा प्रदेश को भी तो छोटा करना है पी के साथ, तो सनी अब ये बिल्कुल सही है एमपी। अब एमपी सही है। कहीं पर भी निबंध में जब एमपी यूपी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करोगे तो प्रॉपर तरीके से प्रयोग करना, यानी मध्य के बाद भी लाघव चिन्ह, प्रदेश के बाद भी लाघव चिन्ह, उत्तर के बाद भी लाघव चिन्ह और प्रदेश के बाद भी लाघव चिन्ह। चाहे आप हिंदी में प्रयोग करें चाहे आप संस्कृत में, लाघव चिन्ह दोनों के अंत में प्रयोग होगा। ये छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे मैंने कहा कृपया, इसका अर्थ क्या है, कृपया पृष्ठ उलटिए, इसको छोटा करके ऐसे लिख दिया। मैंने कहा जोधपुर विकास प्राधिकरण, इसको मैंने कर दिया जो वी प्रा, चीजें यही समाप्त। ठीक है, शब्द को छोटा करने के लिए इसका प्रयोग होता है। एक होता है सर लोप चिन्ह, और लोप चिन्ह का प्रयोग हमें पता है। लोप चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है। लोप चिन्ह का प्रयोग होता है जहां पर समय के गैप को पूरा करना हो। कई बार अगर कोई स्पीच होती है तो स्पीच देते समय ना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, यानी वो सोचते हैं उस समय में कि मैं वहां जा रहा था, और ऐसे बोलते हैं, यानी बीच बीच में आ शब्द का प्रयोग करते हैं सोचने के लिए, समय के गैप को पूरा करते हैं। और जहां पर समय के गैप को पूरा किया जाता है वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। रिक्त स्थान के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। रिक्त स्थान जहां पर कुछ सोचने वाला हो, जहां पर कुछ प्रयोग होने वाला हो, वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। उसके साथ अगर बात करें अपूर्ण विराम चिन्ह, देखिए अपूर्ण विराम चिन्ह को उपविराम चिन्ह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह यानी ये मूल रूप से सम्मिलित नहीं है, ये मूल रूप से विराम चिन्ह नहीं है, विराम चिन्ह के समीप है। उप शब्द का अर्थ क्या होता है, समीप। मैंने कहा उपनाम, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम तो है जितेंद्र सोनी, लेकिन मेरा उपनाम क्या है, मेरा उपनाम है जीतू। मेरे घर वाले मुझे जीतू कहकर बुलाते हैं, ये मेरा उपनाम है। उपनाम शब्द का अर्थ क्या है, उपनाम यानी जो मेरा नाम नहीं है, नाम के सर्वाधिक समीप है, वो उपनाम है। समीप शब्द का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ क्या होता है, समीप। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सर्वाधिक समीप उपराष्ट्रपति, राज्यपाल उपराज्यपाल, जो उसके सर्वाधिक समीप है, ठीक है ना। इसी तरीके से सर विराम चिन्ह तो नहीं है, विराम चिन्ह के सर्वाधिक समीप है, ये उपविराम चिन्ह है, जिसे अर्धविराम चिन्ह भी कहते हैं। ये दो डॉट होते हैं, यानी जो दो सेमी कॉलन की तरह होते हैं, ऐसे। इस शब्द का प्रयोग होता है किसी शब्द की व्याख्या मात्र के लिए, या फिर जो भी लाइन हम लिखते हैं उसी से संबंधित हो। व्याख्या के लिए तो विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन इसी से मिलता जुलता ये भी है। मैंने क्या कहा, मैंने लिखा विज्ञान, क्या लिखा मैंने, विज्ञान। अब आगे वाली लाइन मुझे इसी से संबंधित लिखनी है, तो मैं यहां पर लगाऊंगा उपविराम चिन्ह, लिख दिया वरदान है कि अवसाप।
वरदान है कि अभिशाप, विज्ञान वरदान है कि अभिशाप। तो सर इस विज्ञान के बारे में ही बात कही गई है, तो मैंने एक उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया। मैंने कहा मां, क्या कहा मैंने, मां ममता की देवी है, मां ममता की देवी है। तो आगे वाली बात अगर मां से ही संबंधित है तो मुझे मां के बाद एक उपविराम चिन्ह का प्रयोग करना है। अनिवार्य नहीं है, ध्यान से सुनो, अनिवार्य नहीं है कि आप इसका प्रयोग करें। ये विराम चिन्ह के सर्वाधिक समीप है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो काव्य पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी, चलिए अब देखो यहां पर और भी कई सारे विराम चिन्ह है, जैसे विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह जस तुल्यता सूचक है, उसके साथ इतिश्री है, उसके साथ सर वैकल्पिक विकल्प चिन्ह है जो कि हम प्रयोग करते हैं ना, राम, राम नहीं है तो जी श्याम, वैकल्पिक चिन्ह। उसके साथ साथ सर एक है सर पुनरुक्ति चिन्ह, जहां पर किसी कही गई बात को दोबारा लिखने से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मैंने कहा श्रीमान राम प्रसाद सिन्हा, तो मुझे श्रीमान बार बार लिखना नहीं पड़े तो इसलिए मैंने आगे ये लगा दिया, यानी जो ऊपर की पंक्ति में लिखा गया है वही यहां पर आएगा। यहीं पर क्या आएगा, श्रीमान अजय कुमार चौधरी, फिर यहीं पर वो आएगा कि श्रीमान राजेश कुमार झा। तो लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना, लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इससे संबंधित अगली क्लास होगी कल वाली क्लास में, कल हम संक्षेपण शुरू कर देंगे। संक्षेपण यानी काव्य को छोटा करना, गद्यांश को छोटा करना, इस पर बात होगी। संक्षेपण किसे कहते हैं, क्या शैली का प्रयोग करना है, किस शैली का प्रयोग नहीं करना है, कल की क्लास में बात होगी। ये पीडीएफ इंपोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर हर एक विराम चिन्ह के बारे में जानकारी दी गई है। इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करना और हो सके तो लिखने का प्रयास करना, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आप सभी का, जय श्री कृष्ण।